नमस्कार दोस्तों, मैं स्टडी विथ राजन से राजन कुमार। हम लोग जो लुसेंट का सीरीज चल रहे हैं उसको आगे बढ़ाते हुए चलते हैं, जिसमें मेरा उद्देश्य ये रहता है कि लुसेंट में जो इम्पोर्टेंट फैक्ट जो दिए गए हैं उसको बताना, जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और जो फालतू के फैक्ट है जिसको याद करने की आवश्यकता नहीं है उससे बचा जा सके। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं बिना टाइम गंवाए हुए। भगत सिंह के विरुद्ध मुखबरी करने के कारण फणिंद घोष की हत्या बैकुंठ शुक्ल ने की थी। भगत सिंह के विरुद्ध जब उनको फांसी की सजा दी गई, लाहौर केस के तहत उन पर मुकदमा चल रहा था, तो उसमें सरकारी गवाह जो थे फणिंद घोष बन गए थे। इनकी हत्या बिहार के जो थे बैकुंठ शुक्ल ने कर दी थी। ठीक, ये फणिंद घोष उस समय अपने ससुराल आए थे। बेतिया, बिहार के बेतिया नामक स्थान पर इनका ससुराल पड़ता था। वहीं पे आपको इनकी हत्या खुरपी, जो नुकीला हथियार होता है, खेत को से आपको खेत की कुड़ाई या खेत से जो आपको क्या कहते हैं, आपको खरपतवार को साफ करने के लिए यूज होता है, उसी से। तो इसको याद करने की कोई आवश्यकता आपको नहीं। बस भगत सिंह पर केस जो चला और मुकदमा उन पर हुआ, तो किस केस के थ्रू उनको फांसी की सजा दी गई थी? तो लाहौर संयंत्र केस, जिसमें सैड्रस नामक अंग्रेजी अधिकारी की गोली मार के हत्या कर दी गई थी, क्योंकि उन्होंने लाला लाजपत की हत्या का दोषी इन लोगों ने उनको माना। चलिए नेक्स्ट आते हैं। महात्मा गांधी द्वारा स्थापित हरिजन सेवक संघ 1932 ईस्वी में महात्मा गांधी ने हरिजन सेवक संघ की स्थापना की थी, हरिजन उत्थान के लिए। इसके अध्यक्ष घनश्याम दास बिरला को बनाया गया था। महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से 2 बार त्यागपत्र दिया था, एक 1925 ईस्वी में, एक 1930 ईस्वी में। इसकी कोई ज़्यादा आवश्यकता नहीं है, लेकिन महात्मा गांधी से है तो याद रख सकते हैं। बांटो और छोड़ो का नारा लिंग ने दिसंबर 1943 ईस्वी के कराची अधिवेशन में दिया था। कोई आवश्यकता नहीं है, इसे कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जो थे, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूल थे, जो आपको इलाहाबाद अधिवेशन में इनको अध्यक्ष बनाया गया था। 1988 में इनको अध्यक्ष बनाया गया था, सॉरी 1888 ईस्वी में। तो वो सब याद करने की आवश्यकता नहीं है। बस प्रथम अंग्रेज कौन थे जो आपको कांग्रेस के अध्यक्षता किए थे? जॉर्ज यूलो। कहाँ पे? तो इलाहाबाद अधिवेशन में। ठीक, प्रथम जो थे बदरुद्दीन तैयबजी थे, बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, 1885 के कांग्रेस का अधिवेशन किए थे मुंबई में। कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। एओ होम नामक अंग्रेजी अधिकारी को कांग्रेस की स्थापना करने का श्रेय जाता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं। डांडा फौज का गठन पंजाब में चमनदीव ने किया था। देखिए, ये जो फौज जो था, डांडा फौज, जो पंजाब में कार्यरत था, ठीक है, ये क्या करता था कि जो आपको सिख धर्म में जो भी बुराई आ गई थी उसको दूर करता था। अंग्रेजों के विरुद्ध आंदोलन भी करने के लिए लोगों को प्रेरित करता था। यह सवेरे सवेरे सुबह सुबह क्या करते थे, मार्च पे निकल जाते थे इनके सदस्य लोग, और ये नारा देते थे कि अंग्रेज बंदरों को दूर भगा। ठीक, चलिए, दीन बंधु मित्र का, तो इस प्रकार से आपको डांडा फौज, जिसका गठन चमनदीव ने किया था, पंजाब में इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। दीन बंधु मित्र का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख है, याद रखिएगा। दीन बंधु मित्र का जो नाटक है नील दर्पण, जिसमें आपको नील की खेती करने वाले पर हुए अत्याचार का उल्लेख किया गया है। ठीक, ये जो नील दर्पण है आपको बंगाल में हुए नील आंदोलन का उल्लेख करता है, न कि आपको चंपारण में हुए नील आंदोलन का, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजहर उल हक ने प्रारंभ किया था। ये आपको मुस्लिम सुधार से संबंधित आंदोलन है, अहरार आंदोलन, जिसको मजहर उल हक ने शुरू किया था, याद रखिएगा। उसी तरह से आत्मसम्मान आंदोलन, ठीक है, आपको अनुसूचित जाति के उत्थान के लिए कार्यक्रम था, उनके अधिकार के लिए कार्यक्रम था,
जिसको आपको स्वामी नायकर ने शुरू किया था, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उसी तरह से निरंकारी आंदोलन जो थे वो उसको दयाल दास शुरू किए थे। इसके इम्पोर्टेंट नहीं, एक आध यहाँ में पूछा हुआ है इसीलिए यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट आते हैं, ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र ठाकुर ने तैयार किया था। आपको इतना आपको याद रखना है कि ब्रह्मा समाज से देवेंद्र ठाकुर किस समाज से जुड़े थे, तो ब्रह्मा समाज से जुड़े थे। ठीक, देवेंद्र समाज के संस्थापक, देव समाज के संस्थापक कौन थे, तो शिव नारायण अग्निहोत्री थे। ठीक है, ये आपको आर्य समाज के विरोध में, आर्य समाज जो हिंदू धर्म में सुधार कर रहा था उसी के विरोध में देव समाज का गठन किया था, जो सती प्रथा को मान्यता देता था। और ये हिंदू धर्म में जो प्रथा चली आ रही है उसी को अपना मतलब बनाए रखने की पर जोर देता था। ठीक, एक प्रकार से ये लोग परंपरावादी थे, सुधार के दृष्टिकोण नहीं रखते थे। तो इसी का गठन आपको देव समाज का गठन शिव नारायण अग्निहोत्री ने किया था, जो बंगाल के जमींदार थे। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कलकत्ता में की गई थी। कोई इसका आवश्यकता ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ, देवनारायण समाज की स्थापना किसने किया था, क्यों किया गया था, बताए हैं आपको, मोस्ट इम्पोर्टेंट। ठीक है, चलिए, देव समाज जो था सती प्रथा का समर्थन करता था, ये जरूर याद रखिएगा आप लोग। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। आर्य समाज का स्थापना 1875 ईस्वी में किसने किया था, दयानंद सरस्वती ने किया था। दयानंद सरस्वती का जन्म किस राज्य में हुआ था, गुजरात में हुआ था। ठीक, चलिए नेक्स्ट आते हैं, शुद्धि आंदोलन भी आपको आर्य समाज के द्वारा ही चलाया गया था, जिसमें पहले से आपको जो हिंदू धर्म को छोड़कर चले गए हैं उनको फिर से हिंदू धर्म में वापस लाना इस आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, स्वामी विवेकानंद ने 1893 ईस्वी में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन को संबोधित किया था। मोस्ट इम्पोर्टेंट, विश्व धर्म सम्मेलन आपको इसके बारे में डिटेल से बता दिए हैं ऊपर। विश्व धर्म सम्मेलन जो था शिकागो में हुआ था। प्रथम द्वितीय विश्व धर्म सम्मेलन 1902 ईस्वी में पेरिस में हुआ था, ये बात याद रखिएगा। उसमें भी विवेकानंद को आमंत्रित किया गया था और गए भी थे। तो स्वामी विवेकानंद प्रथम विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधन कहाँ किया, शिकागो में किया। अपना प्रथम स्टेटमेंट किससे शुरू किया, तो अमेरिकन भाइयों एवं बहनों, इनको वहाँ पे कितनी देर का समय मिला, 2 मिनट का समय मिला, याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, दिल्ली संयंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई। मतलब दिल्ली संयंत्र केस जो आपको दरबार मूव के समय हार्दिक द्वितीय जो उस समय भारत के वायसराय थे 1912 ईस्वी में, इन पे बम फेंका गया। ठीक है, बम फेंका गया तो उसमें कुछ क्रांतिकारी गिरफ्तार हुए, उन पर दिल्ली संयंत्र केस के तहत मुकदमा चला, जिसमें दीनानाथ ने क्या किया, सरकारी गवाह का काम किया। अलीपुर केस में आपको सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बने। अब ये नहीं याद रखना है, ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, दोनों गवाह इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हाँ, दिल्ली संयंत्र केस क्या चीज़ से जुड़ा हुआ है, तो दरबार मूव के समय इन क्रांतिकारियों हार्दिक द्वितीय पर बम फेंका गया था, उसके थ्रू जिस क्रांतिकारियों ने पर केस चलाया गया उसी को दिल्ली संयंत्र केस कहा जाता है। उसी तरह से अलीपुर जो केस है, इसमें क्या हुआ था कि 1908 ईस्वी में मुजफ्फरपुर में बम कांड हुआ, जिसको प्रफुल्ल चौकी और खुदीराम बोस ने अंजाम दिया था। खुदीराम बोस को सबसे कम उम्र में फांसी की सजा दी गई। ठीक, और आपको प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर ली। इसके बाद अंग्रेज जो थे आपको बंगाल में इस क्रांति का स्रोत माना। और वहाँ पे एक बम बनाने की कारखाना थी मरिकताला में, वहाँ पे छापेमारी की और कुछ क्रांतिकारी लोगों को पकड़ा। उसी के थ्रू जो केस चला उसी को हम लोग अलीपुर केस कहते हैं। इसमें आपको अरविंद घोष को भी पकड़ा गया था, लेकिन सीआर दास के द्वारा पैरवी की गई और इनको मुक्त करा लिया गया अरविंद घोष को। उसके बाद अरविंद घोष सन्यासी बन गए। ठीक, इतना बात याद आप लोग रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं, सबसे कम उम्र में सजा पाने वाले क्रांतिकारी कौन थे, तो खुदीराम बोस थे। ये लाइन मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इनकलाब जिंदाबाद का नारा, अब खुदीराम बोस को क्यों फांसी सजा दी गई थी, तो मुजफ्फरपुर बम कांड के लिए, जिसमें कैनेडी की पत्नी और उनकी बेटी मारी गई थी। कैनेडी जो वो मारना चाहते थे मुजफ्फरपुर के जिला जज को, किंग्सफोर्ड को, लेकिन उनकी जगह पर दूसरा कोई मारा गया। ठीक, चलिए, कैनेडी भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के समर्थक थे। नेक्स्ट आते हैं, इनकलाब जिंदाबाद का नारा कौन दिया है, भगत सिंह। इनकलाब जिंदाबाद का मतलब होता है क्रांतिकारी अमर रहे।
शहीद आजम के नाम से भी भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह ने एक किताब लिखे हैं, ठीक, मैं अनिश्वरवादी हूँ, मैं अनिश्वरवादी हूँ, ठीक। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। भगत सिंह को फांसी की सजा किसने सुनाई थी? सीजी हिल्टन नामक जज ने, न्यायाधीश ने सुनाई थी। तो इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, यहाँ पे याद रखने आप लोग को कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने किया था? भगत सिंह ने। और आपको शहीद आजम नामक पुस्तक किसने लिखा था? भगत सिंह ने, ठीक। अब मैं अनिश्वरवादी हूँ, ये किताब भी भगत सिंह के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। भगत सिंह समाजवादी विचारधारा के समर्थक थे। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। ये आपको अनुसूचित जाति के सुधार में काम करते थे, उनके अधिकार के लिए काम करते थे। इसीलिए उन्होंने सबके लिए एक जाति मतलब सब मानव हैं, सबका एक धर्म है और सबका एक ईश्वर है, याद रखिएगा। ये नारा दिए थे नारायण गुरु ने। स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र चित्रण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। कहने का मतलब है हिंदू जो है उच्च वर्ग के, स्वर्ण हिंदू मतलब आपको अभी हम लोग जिनको जनरल कहा करते हैं, ठीक है। स्वर्ण हिंदू की फांसीवादी कांग्रेस मतलब इन्हीं लोग का कांग्रेस पर अधिकार है। ये बात कह के आपको कांग्रेस का चरित्र चित्रण कांग्रेस का रूपरेखा कौन बताया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने बताया था। इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, याद करना तो कर सकते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है, कॉमा इंपॉर्टेंट। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता रहूंगा, यह स्टेटमेंट किसने दिया था? तो जवाहरलाल नेहरू दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है। महात्मा गांधी को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम महात्मा कहा, कब? चंपारण आंदोलन के बाद में, ये बात याद रखिएगा। महात्मा गांधी को सर्वप्रथम राष्ट्रपिता कहकर संबोधित किए थे सुभाष चंद्र बोस ने, जब वो आपको अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध लड़ रहे थे विदेशों में, ठीक। चलिए, सिंगापुर से संबोधित किए थे, वहीं पे उन्होंने राष्ट्रपिता कहकर महात्मा गांधी को संबोधित किया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली सत्याग्रह जो 1928 में हुआ था उसकी सफलता के बाद में वहाँ की महिलाओं की ओर से प्रदान किया गया और सांसद गांधी जी ने प्रदान किया। तो महिलाओं की ओर से गांधी जी ने प्रदान किया था सरदार की उपाधि वल्लभ भाई पटेल को। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को कौन कहा? तो सुभाष चंद्र बोस ने कहा। महात्मा कौन कहे? तो रविन्द्रनाथ टैगोर कहे। महात्मा किस अवसर पर कहें? तो चंपारण सत्याग्रह की सफलता के अवसर पर कहें। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस कब कहें? जब आपको संबोधित किए पूरे देश को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर से रेडियो स्टेशन से, तो वहीं पे बोले, ठीक। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा? तो एडोल्फ हिटलर ने कहा, जब जर्मनी में उनसे सुभाष चंद्र बोस ने मुलाकात की, उनसे भारत की आज़ादी के लिए सहायता मांगा। सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने की थी। उसी तरह से गोखले के आध्यात्मिक और राजनीतिक गुरु MG राणा थे और गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी के गुरु थे, याद रखिएगा। महात्मा गांधी के गुरु तो गोपाल कृष्ण गोखले और गोखले जी के गुरु तो MG राणा, महाराष्ट्र से संबंधित थे। नेक्स्ट आते हैं, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास थे, याद रखिएगा। भारत का बिस्मार्क किनको कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। अब ये लाइन समझिए, बिस्मार्क जर्मनी के कूटनीतिज्ञ थे, वहाँ के जो राजा थे विलियम्स उनके प्रधानमंत्री थे। इन्होंने जर्मनी को जो 37 भागों में टूटा था, इन्होंने एक करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। तो वैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल ने भारत के एकीकरण में भूमिका निभाई थी, इसीलिए भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट आते हैं। सूदी आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे, जिसके तहत जो आपको हिंदू धर्म को छोड़कर अन्य धर्म को अपना लिए हैं उनको पुनः हिंदू धर्म में वापस लाने का उद्देश्य था, याद रखिएगा। आर्य समाज के द्वारा सूदी आंदोलन को चलाया गया था। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। मतलब भारतीय पुनर्जागरण, ये जो थे भारत में लोगों को जागृत किए और उदारवादी विचारधारा को अपनाए और लोग अनेकों प्रकार के सुधार किए। इसीलिए भारतीय पुनर्जागरण का जनक किनको कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। प्रेस का उदारदाता भी इनको, आपको प्रेस का पिता भी कहा जाता है राजा राम मोहन को। अनेकों प्रकार की किताबें लिखी हैं। नेक्स्ट आते हैं। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी 1932 ईस्वी में। फ्रैंक मॉरिस ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था, याद रखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद के जन्मदिन पर मनाया जाता है।
याद रखिएगा। यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक विवियन डेरेजियो थे, जो घड़ीसाज के रूप में नीदरलैंड से कलकत्ता में आए थे। ठीक है, इनकी 32 साल में कलकत्ता में ही मृत्यु हो गई। ठीक, चलिए, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डेरेजियो को कहा जाता है। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव पारित किया, ये आपको बता दिए हैं पहले ही। भारत के पिता दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है, मतलब भारत के पितामह ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया दादा भाई नौरोजी को कहा जाता है। गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, गोपाल हरि देशमुख को लोक हितवादी के नाम से भी जाना जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। बिना ताज का बादशाह सुरेंद्र नाथ बनर्जी को कहा जाता है। ए ओ हुम को हरमिंट ऑफ शिमला कहा जाता है, ये बात याद रखिएगा। ठीक, इंपॉर्टेंट है ये सब। ए ओ हुम 1885 से 1907 ईस्वी तक कांग्रेस के महामंत्री रहे, ये इंपॉर्टेंट है। ए ओ हुम ने कांग्रेस की स्थापना किया था, कब किया था? तो 1885 ईस्वी में किए थे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी थे। उधर हम कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बताए हैं बदरुद्दीन तैयबजी, इसके लिए सॉरी। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष जो थे वो आपको बदरुद्दीन तैयबजी थे। हाँ, कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। और कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष जो थे वो आपको WC बनर्जी। कौन थे? WC बनर्जी। कांग्रेस का प्रथम सम्मेलन मुंबई में हुआ था। ठीक है, गोकुलदास तेज प्रताप संस्कृत कॉलेज में हुआ, याद रखिएगा। ठीक, यहाँ पे कुल आपको 72 व्यक्तियों ने मिलकर कांग्रेस का मतलब स्थापना किया था। 72 आदमी प्रथम सम्मेलन में आए हुए थे, इतना बात आप लोग याद रखिएगा। उधर हम प्रथम अध्यक्ष बदरुद्दीन तैयबजी को बता दिए हैं, इसके लिए सॉरी, क्योंकि थोड़ा माइंड वहाँ पे नहीं हम मतलब सोचे हैं ज़्यादा। रॉलक एक्ट के बिना अपील, बिना वकील तथा बिना दलील का कानून कहा जाता है। आपको रॉलेट एक्ट जो था 1919 में आया था। कब आया था? 1919 में आया था। मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोहम्मद अली और शौकत अली ने 1919 ईस्वी में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत की थी। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तो गोपाल भीमराव अम्बेडकर थे। तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय नेता कौन थे? तब भीमराव अम्बेडकर थे। उसी तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सामूहिक रूप से त्यागपत्र दिया। कब? 22 दिसंबर 1929 को। क्यों दिया था? क्योंकि भारत के नेताओं के बिना पूछे ही उस समय के गवर्नर जनरल जो थे उन्होंने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल कर लिया था। इसी के विरोध करते हुए कांग्रेस मंत्रिमंडल ने आपको अपने सभी 8 राज्यों से, जहाँ पर उनका सरकार चलता था, इस्तीफा दे दिया 22 दिसंबर 1939 ईस्वी को। इसी दिन को कांग्रेस ने मुस्लिम लीग ने क्या किया? मुक्ति दिवस के रूप में मनाया। देश को कांग्रेस से क्या हुआ? मुक्ति मिल गई, इसीलिए इन्होंने मुक्ति दिवस मनाया। चलिए, पाकिस्तान शब्द का जन्मदाता रहमत अली चौधरी थे। चौधरी रहमत अली थे। गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा, यह एक आगे की तारीख का चेक है जिसका बैंक नष्ट होने वाला है। इट इज ए पोस्ट डेटेड चेक ऑन ए फेलिंग बैंक्स, जो बैंक गिरने वाला है। ये बात कौन कहे थे? आपको महात्मा गांधी ने क्रिप्स प्रस्ताव पर कहा था। ठीक है, क्योंकि इसमें घोषणा किया गया था कि हम लोग द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुधार करेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद सुधार करेंगे। किस प्रस्ताव में घोषणा किया गया था? जो भी भारत में सुधार किया जाएगा द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। संविधान निर्माण करना होगा, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद किया जाएगा। इसलिए महात्मा गांधी की है कि द्वितीय विश्व युद्ध तक ब्रिटिश सरकार रहबे नहीं करेगी भारत में, तो सुधार क्या करेगी। इसीलिए एक ऐसा चेक है जिसका बैंक क्या हो रहा है? अब खत्म होने वाला है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लिंक की स्थापना जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने किया था 1930 के आसपास में, क्योंकि उस समय ये सामाजिक विचारधारा से प्रभावित थे। दोनों दोस्त थे, अच्छा दोनों युवा थे, तो इन्होंने मिल के आपको इंडिपेंडेंस फॉर इंडियन लिंक की स्थापना की थी। इंडिया इंडिपेंडेंस लिंक की स्थापना राज बिहारी बोस ने किया था। दोनों अलग अलग है। राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कुख्यात सेलुलर जेल कहाँ है? अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। यहीं पे काला पानी सजा देके कैदियों को भेज दिया जाता था। आर्य महिला सभा की स्थापना जो थी वो किसने की थी? पंडित रामाबाई ने की थी। ये बात आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं आपको
राजा राम मोहन राय, जिनका जन्म आपको चलिए इस वीडियो को इतना ही तक रहने देते हैं क्योंकि वो थोड़ा अलग हो जाता था। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इस वीडियो के बाद नेक्स्ट वीडियो में भारतीय सामाजिक, धार्मिक और राष्ट्रीय आंदोलन को देखेंगे। उसके बाद वो सब फैक्ट देखेंगे, ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक, इसीलिए अब हम वीडियो यहीं पे रोकते हैं। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है, कुछ गलती हो जाती है शुरुआत में मतलब कहीं कहीं, तो उसको हम सुधार कर देते हैं। इसके लिए आप लोग से क्षमा चाहते हैं। वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा, आधा अधूरा वीडियो देख के मन छोड़िएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। ठीक है, हम सुधार करने की उसको कोशिश कर रहे हैं। और वीडियो से अगर आप लोग को फ़ायदा होता है तो आपको कमेंट करके बताइए, और वीडियो ख़राब लगता है तो डिसलाइक कीजिए और बताइए कारण। ठीक है, चलिए इतना ही कह के हम वीडियो को समाप्त करते हैं। फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में।